जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्ज़ामिनेशन की। ईएमआरएस में हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ामिनेशन है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो बाल सुरक्षा के तो 10 क्वेश्चंस आएँगे, बाल सुरक्षा से, चाइल्ड सेफ्टी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 10 क्वेश्चन 10 अंक का होगा। उसी के आज हम प्रीवियस ईयर के या फिर उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ामिनेशन में रिपीट हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, जिनको आप लोगों को आज इस वीडियो में ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और नोट कर लेना चाहिए। चलिए, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग 10 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे भी। और जहाँ तुक्का लगाने की ज़रूरत होगी वहाँ तुक्का भी लगाएंगे। जहाँ एलिमिनेशन रूल को फॉलो करनी होगी वो भी देखेंगे। निगेटिव मार्किंग है उसका भी ध्यान रखेंगे। सारा चीज़ करते हुए हम लोग इसी वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉक्सो की धारा 25, जैसा कि हम सभी जानते हैं पॉक्सो एक्ट बना था, यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में बनाया गया था। पॉक्सो एक्ट 2012 में बना था, यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बना था। उसमें कह रहा है कि जो 25वीं धारा है उसके अधीन बालक के कथन को अभिलिखित करता है। मतलब ये पूछ रहा है कि जो बच्चा होगा उसके साथ अगर कोई यौन अपराध होता है तो उसका जो बयान होगा, उसका जो स्टेटमेंट होगा, उसका जो अभिकथन होगा, वो कौन लेगा? वो मजिस्ट्रेट लेगा या थाने का भार साधक अधिकारी, यानी जो थाना प्रभारी होते हैं, या एसओ होंगे वो लेंगे, या कोई भी पुलिस अधिकारी ले सकता है, या इनमें से सभी ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारा पॉक्सो वाला जो वीडियो था उसको देखा होगा तो हमने सारे सेक्शन को उसमें डिटेल में पढ़ा था। पॉक्सो की धारा 25 ये कहती है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, जो न्यायाधीश महोदय होंगे, जो जज साहब होंगे, उनको 25 में जो है बच्चे का, जो पीड़ित बच्चा है जिसके साथ कोई यौन अपराध हुआ है, उसके बयान लेने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की है। मजिस्ट्रेट जो है बंद कमरे में, जो एक महिला मजिस्ट्रेट होती हैं वो लेती हैं, उनका बयान लेती हैं, एक बंद कमरे में बयान लिया जाता है। और थाने वाला जो एक बयान होता है वो होता है कि महिला अधिकारी लेगी, जो एसआई से, सब इंस्पेक्टर से नीचे की ना हो, एसआई लेवल की कम से कम हो। एसआई यानी सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा हो, वो बयान ले सकती है। उस केस में उसके लिए अलग सेक्शन है। 25 में सिर्फ मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है कि वो बच्चे का बयान लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियम 2020 में कुल कितनी धाराएं हैं? अब देख लीजिए, ये पॉक्सो से ये रिलेटेड, ये भी पॉक्सो से रिलेटेड है। पॉक्सो एक्ट बना था, कब बना था आप सभी जानते हैं, 2012 में बन गया था। लेकिन ये एक्ट जो था, पॉक्सो एक्ट था, ये था कि अगर जब किसी बच्चे के साथ जो कि 18 साल से कम है, अगर उसके साथ कोई यौन अपराध हो जाते हैं, कोई यौन उत्पीड़न की जो बात हो जाती है, तो उसके समाधान के लिए, यानी जिसने ये अपराध किया उसको सज़ा देने के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया 2012 में। लेकिन क्या हुआ कि पॉक्सो एक्ट बनाने के बाद भी बच्चों पे होने वाले यौन अपराध कम नहीं हुए, तो सरकार ने फिर से कहा कि एक और नियम बनाया, जिसको हम कहते हैं कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियम 2020 में, जिसको पॉक्सो नियम भी कहते हैं। पॉक्सो नियम 2020 में बनाया गया। ये नियम है, अधिनियम नहीं है। नियम जो होता है वो कहीं भी बन जाता है, अधिनियम जो है हमेशा संसद में बनेगी। वो संसद में ये पारित हुआ था, जो पॉक्सो अधिनियम है देश की संसद में पारित हुआ था, वो लोकसभा में पारित हुआ होगा, राज्यसभा में, उसके बाद उसको सैंक्शन मिला होगा राष्ट्रपति का, तब जाके कोई चीज़ अधिनियम बनती है। नियम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अपने हिसाब से बना सकती है, लेकिन पॉक्सो के केस में नियम या अधिनियम बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है और कोई नहीं बना सकती। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती, क्योंकि ये पूरे देश का कानून है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में लागू है, ये ऑल ओवर इंडिया लागू है। शुरू में जो है ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा उसके बाद से ये पूरे देश में लागू हो गया। तो जो पॉक्सो एक्ट 2012 में बनाया गया, तो देखा गया कि बच्चों को अब बना दिया गया, ये हुआ कि भाई सज़ा ज़्यादा मिलेगी, इसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध हो रहे थे, रेप, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इन सब में गिरावट नहीं है बल्कि बढ़ता गया। तो सरकार ने फिर से जो है एक नियम बनाया, जिसको पॉक्सो नियम 2020 कहते हैं। 20 में इसमें ज़्यादा फोकस जो ये किया गया कि भाई ऐसी नौबत क्यों आए कि हम जो है जब किसी बच्चे के साथ जो है कोई घटना हो जा रही है तब हम जो है जाग रहे हैं, तब हम सज़ा दिलाने के लिए घूम रहे हैं। हमें तो पहले प्रयास करना चाहिए कि ऐसी चीज़ हो ही ना, किसी बच्चे के साथ कोई यौन व्यवहार, कोई यौन उत्पीड़न या कोई जो है यौन अपराध ना हो। तो इसके लिए नियम, इस नियम में मेनली ये किया गया है कि इसमें जो है ज़्यादातर ये जागरूकता पे केंद्रित है। ये बात करती है कि जागरूकता लाइए। जागरूकता अगर समाज में आ जाएगी
अपने आप जो है बच्चों के भी खिलाफ जो यौन अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। जागरूकता के लिए अलग अलग लेवल इसमें बताए गए हैं कि शिक्षक को बताया जाए, जो टीचर है जो पढ़ाते हैं उनको बताया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पेरेंट टीचर मीटिंग बुला के जो पेरेंट्स है बच्चों को उनको इस कानून के बारे में इसकी जानकारी दी जाए। पुलिस वालों की ट्रेनिंग हो, जज साहब की ट्रेनिंग हो, सबकी ट्रेनिंग हो, सबको पता हो। बस अड्डों पे, टीवी में, हर जगह प्रचार किया जाए, जिससे क्या होगा कि जो अपराधी हैं उनके मन में जो है पॉक्सो एक्ट का भय हो कि भाई अगर ये ऐसा कुछ अपराध ये बच्चों के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो छूटेंगे नहीं, जेल जाएंगे और उसमें जमानत उमानत जल्दी मिलती नहीं है पॉक्सो एक्ट में, अगर कोई भी जो है इस तरह का कोई अपराध करता। दूसरा होता बच्चे भी अवेयर हो जाते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो भी अपने बच्चों को बैड टच या गुड टच क्या होती है, सही गलत की बात बताते हैं, जिससे क्या होगा कि समाज में एक जागरूकता आएगी, एक ज्ञान फैलेगा, जिससे जो है इस नियम को इसीलिए बनाया गया था मेनली। अब देखिए हम लोग इस पे आ जाते हैं, हम लोगों ने इसको तो थोड़ा बहुत जान लिया है। इस नियम में सीधा सी बात थी, इसमें 11 जो है सेक्शन दिए गए हैं। इस नियम पे भी हमने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके अगर पूरा इस पे चाहे पॉक्सो एक्ट पे देखना चाहते हैं मेन जो है सेक्शन, या फिर जो है पॉक्सो नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से दिया गया, उसको आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल जो पॉक्सो नियम 2020 है उसमें कुल 13 सेक्शन 13 धाराएँ दी गई हैं। चलिए हम लोग अपना आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आरटीई एक्ट 2009 में जो बना था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसे आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट या अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है, ये देश में कब लागू हुआ था? अब इसमें ऑप्शन दिया है कि 1 अप्रैल 2009 में लागू हुआ था, या 2 अप्रैल 2009 में लागू हुआ था, या 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, या 2 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। अब आरटीई एक्ट क्या था भाई? आरटीई एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट, जैसे आरटीआई एक बना था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बन गया था। इसमें सूचना का अधिकार दे दिया कि भाई अगर किसी को कोई पब्लिक सूचना चाहिए, किसी सरकारी विभाग से, कार्यालय से कोई सूचना चाहिए, आप एक एप्लीकेशन डालते हैं और आप जो है 10 रुपया 15 रुपया का फीस जमा करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको जो है ईएमआरएस की एग्जामिनेशन कब होती है उससे सूचना कोई चाहिए तो आप ईएमआरएस को एक आरटीआई डाल दीजिए, वो आपको पूरी सूचना देगा, जितनी भी सूचना उसके पास होगी सही सूचना देगी, और 30 दिन के अंदर उनको देना होता है, अगर नहीं देंगे तो उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो ये था आरटीआई था। इसी तरह तर्ज पे आरटीई बन गया। आरटीई क्या था? राइट टू एजुकेशन एक्ट बन गया, 2009 में ये बना था, 2009 का ये है, 2009 में ये बना था। इसमें क्या है कि इसमें कहा गया कि जो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सरकार जो है फ्री में और कंपलसरी, हिंदी में इसको कहते हैं कि मुफ्त और अनिवार्य, कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। आरटीई एक्ट 2009 ये कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको सरकार जो है फ्री और कंपलसरी यानी जो है मुफ्त में और अनिवार्य मतलब कंपलसरी एजुकेशन देगी, प्रोवाइड करेगी। जिनके पास जो है पैसे नहीं है, जो गरीब है, वंचित है, सरकार उनको फ्री में एजुकेशन देगी। जो प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, जो सक्षम है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर जो वंचित रह जाए, कोई कहे कि हमें चाहिए, तो सरकार इसके लिए मना नहीं कर सकती कि हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। किसी बच्चे को जो 6 साल से 14 साल का है, अगर मान लीजिए 10 साल का कोई बच्चा और वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो सरकार मना नहीं कर सकती कि इस बच्चे को वो नहीं पढ़ाएंगे। उनको किसी ना किसी स्कूल में उसको दाखिला देना पड़ेगा, फ्री में उसके लिए पढ़ने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको एजुकेशन देना पड़ेगा और सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 में सरकार के ऊपर ये बाध्यता दे दी गई है। और बच्चों को जो 6 से 14 साल के उनको ये अधिकार दे दिया गया, उनका राइट है, ये वो लेंगे, ज़बरदस्ती ले सकते हैं। सरकार से अगर नहीं लेते हैं तो सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आरटीई एक्ट देश में बना था, 2009 में बना था, लागू कब हुआ था? लागू ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि 2009 में बना है तो तुक्के में आप जो है 2009 मार दो। आरटीई एक्ट जो था वो 1 अप्रैल 9 में तो बन गया था, पारित वारित हो गया था, लेकिन लागू इसे पूरे देश में किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। ये भी वो यहाँ भी वही कहानी है कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, बाद में जो है ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया था। लागू होने की तिथि है 1 अप्रैल 2010 को। चलिए हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? इस पे भी हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से जा के देख सकते हैं कि शारदा एक्ट क्या है।
शारदा एक्ट पे वैसे नहीं बना हुआ, उसमें बना हुआ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, उस पे जो है वीडियो बना है। शारदा एक्ट जो है, शारदा अधिनियम जो है, ये बना था 1929 में, एक कानून बना था देश में, 1929 में बना था। इसका पूरा नाम था, ये था बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसको कहा जाता था। बाल विवाह निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम 1929। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में ही बन गया था। इसमें ये कहा गया था, मतलब इसी को जो बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसी को शारदा अधिनियम भी कहते हैं। तो ये बाल विवाह, जैसे कि इसके नाम अगर आपको पूरा पता है, शारदा अधिनियम को बाल विवाह निषेध अधिनियम भी कहते हैं, या बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के भी नाम से जानते हैं। तो इसका संबंध विधवा विवाह से नहीं है, सती प्रथा से है ही नहीं है, ये इसका संबंध जो है बाल विवाह से है। ये शारदा अधिनियम में ये कहा गया था, इसमें कहा गया था बाल विवाह, इसमें कहा गया था 14+18 किया गया था। 14 साल की लड़की हो और 18 साल का लड़का हो, ये न्यूनतम आयु फिक्स की गई थी। अगर इससे नीचे का कोई जो है लड़की है या 18 साल से कोई लड़का है तो उसे बाल विवाह माना जाएगा। तो फिर बाद में जब बाल विवाह बाल प्रतिषेध अधिनियम जो है 2000 में बना, इसमें नया वाला जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बना, उसमें जो है इसको बढ़ा के जो है 18 जो है लड़कियों के लिए कर दिया गया, और लड़कों के लिए 21 साल न्यूनतम आयु शादी के लिए कर दी गई थी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, जो बाल श्रम अधिनियम बनाया गया 1986 में, उसमें बच्चे को कैसे परिभाषित किया गया, मतलब बच्चा किसे कहते हैं, या बाल, ये जो बाल श्रम है, बाल का क्या मतलब है, यानी बालक का क्या मतलब है, बालक का क्या मतलब है, यही पूछ रहा है कि जो बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में बनाया गया था, उसमें बालक की परिभाषा दी गई है। तो उस बालक की परिभाषा क्या थी? क्या 18 साल के बालक को बालक कहा जाता है, या 16 साल के बच्चे को, 15 साल के, या 14 साल के? तो जो बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है, उसमें कहा गया कि जो 14 साल से आयु का कम का बच्चा है वो बालक है, वो बालक है, या उसे बच्चा कहा जाएगा। जो 14 साल से कम का है वो बच्चा होगा। अब जो बच्चा जो है, जो 14 साल से, किसी को अगर इसको किसी ने कोई काम पे लगा दिया, किसी ने मजदूरी पे रख लिया है, तो वो गलत है, उसे बाल मजदूरी कहा जाएगा। और बाल मजदूरी कराना जो है गैर कानूनी है, एक अपराध है। बाद में जो है ये जो 14 साल है, इसको बढ़ा के 14 साल कर दिया गया कि 14 साल तक तो कोई किसी बच्चे को कहीं किसी काम पे नहीं रख सकता है। फिर 14 से अगर 18 साल का है, 14 से 18 साल का है, तो अगर कोई सीधा छोटा मोटा काम है, घर का काम है, तो उस पर रख सकते हो, लेकिन खतरनाक काम पे जो है 18 साल के बच्चे को भी नहीं लगाओगे। जहाँ पे जान का जोखिम है, तो वहाँ 18 साल के बच्चे को भी आप मजदूरी पे नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखेंगे तो आपका इस अधिनियम के साथ, जो इसमें बाद में संशोधन किया गया था, जो 14 से बढ़ा के 18 कर दिया गया था, तो बाल श्रम उसे माना जाएगा। अगर कोई बाल श्रम कराता है, चाहे कोई कंपनी हो, कोई जो है ढाबा होटल वाला हो, कोई दुकान वाला हो, तो उस पर जो है इस अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। हर जो है जनपद में जो है वो बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, लेबर इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। लेबर इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आती है। लेबर इंस्पेक्टर का काम यही होता है कि वो जा के चेक करते हैं, दुकानों को चेक करते हैं, ढाबों पे चेक करते हैं कि क्या वहाँ पे कोई बच्चा तो कोई काम नहीं कर रहा है। कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ इसी में मिला है, बाल श्रम उन्मूलन में ही जो है कैलाश सत्यार्थी जी को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन ये है कि बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 की कौन सी धारा में बाल शब्द को परिभाषित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से बाल श्रम से पूछा जा रहा है। ये पूछ रहा है जो बाल शब्द है उसकी परिभाषा किस अधिनियम में दी गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी अधिनियम हो उसमें मेनली यही होता है कि पहले वाला जो सेक्शन होता है, जो पहला सेक्शन होता है किसी भी अधिनियम का, उसमें उसका नाम उसका संक्षिप्त नाम होता है, लागू होने का तिथि होती है, और कहाँ लागू हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है कि किस राज्य में हो रहा है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। दूसरी धारा में जनरली परिभाषा दी जाती है। कोई भी अधिनियम आप उठाएंगे तो देखेंगे कि जो धारा दूसरा होता है या सेक्शन 2 होती है, उसमें ज़्यादातर परिभाषा दी जाती है। हर चीज़ में परिभाषा हर सेक्शन हर अधिनियम में दे दी जाती है कि कोई बाद में उसमें कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे जो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 है, उसमें बालक शब्द की या बाल शब्द की परिभाषा धारा 2 के 2 में दी गई है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ सब 2 दे दिया है, एक तो नहीं होगा।
अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो एक को तो हटा ही दो, एक में कभी कुछ नहीं होता कि एक में सिर्फ नाम होता है, लागू होने की तिथि होती है और कहाँ पे लागू हो उतनी चीज़ विवरण दिया जाता है। चाहे आप संविधान भारत का ले लो, उसमें भी यही लिखा हुआ है, या फिर किसी और भी अधिनियम आप उठा के लोगे, पहला तो उसका संक्षिप्त विवरण ही होता है, उसके बाद धारा 2 में जो है मेनली परिभाषा होती है। तो आपका अगर तुक्का भी लगाओगे तो इसी 3 ऑप्शन में से एक तुक्का होना चाहिए था। तुक्का लगाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, गेस तो आप कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जहाँ पे आप फंसेंगे वहाँ पे आपको गेस करना चाहिए, आपको अनुमान लगाना चाहिए। तो धारा 2 के 2 में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम की धारा 2 के 2 में बाल शब्द को परिभाषित किया गया है। और बालक का, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, जो भी 14 साल से कम आयु का है, 14 वर्ष से कम आयु का है, वो जो है इस अधिनियम के अनुसार बालक है। और इस तरह के अगर 14 साल के बच्चे को कोई मजदूरी पे रखता है तो वो बाल श्रम कहलाएगा, और बाल श्रम करने वालों को खिलाफ कानूनी की कार्रवाई की जाती है। बाद में संशोधन करके इसको 14 को 18 कर दिया गया है कि 14 को तो कहीं नहीं लगा सकते, किसी काम पे भी नहीं लगा सकते। 14 से 18 को है कि सिंपल जो है अगर कोई छोटा मोटा काम उसमें लगा सकते हो, लेकिन खतरनाक काम में नहीं लगाओगे। 14 से 18 साल के भी बच्चे को किसी खतरनाक काम में भी नहीं लगाओगे। इसी में ये भी कहा गया है जो सर्कस में बच्चे काम करते हैं उसके लिए भी इसमें एक अधिनियम, इसमें एक वो आया था, एक केस लॉ आई थी कि उसमें जो है बच्चों को जो है सर्कस में जो लगाते हैं उसमें भी उसमें काम नहीं करवा सकते ये लोग। फिर 7वां आ गया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अब ये उसमें भी आ गया, संविधान में संशोधन किया गया कब, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था 2002 में हुआ था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान में 86वां संशोधन हुआ, जिसके तहत जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उसकी जो अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 21 है जो 21 है, उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया। और इसी ए में जो 21A है उसी में जो है ये कहा गया है कि जो बच्चे होंगे उनको सरकार जो है चाहे 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। और इसी के बाद जब ये 2 में जब ये आ गया, जब ये मौलिक अधिकार इसमें शामिल कर दिया गया, सरकार के ऊपर कंपलसरी हो गया कि भाई अब अधिकार दें, उसको दे दिए बच्चों को, पढ़ाना अब उनको है ही है, फ्री में पढ़ाना है। अगर कोई बच्चा वंचित रह जाता तो उनको एडमिशन कराना होगा, ले जाके चाहे सरकारी स्कूल में कराएं चाहे प्राइवेट में कराएं, उनकी जिम्मेदारी, लेकिन शिक्षा उसको मिलनी चाहिए 6 से 14 साल के हर बच्चे को। तो इसी के अनुक्रम में ही उन्होंने बाद में जो है RTE एक्ट पारित किया। RTE एक्ट 2009 में पारित हुआ था। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग इसी वाले जो है क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था RTE एक्ट मानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आ गया था, और इसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था, 2010 से लागू हो गया था। तो ये जो कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 21A में है, और 21A जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है किया गया था, जिसके तहत ये जो कहा गया था कि 6 से 14 साल के आयु के सभी बच्चों को सरकार जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उसने सरकार ने सभी बच्चों को दे दिया था। अब हमारा 8वां क्वेश्चन आ गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लिंगानुपात कितनी है। लिंगानुपात से क्वेश्चन आएंगे कि जेंडर रेशियो दे रखा है, इसमें सिलेबस में दे दिया है, बाल सुरक्षा में सिलेबस में दिया है, चाइल्ड या उसमें मोटिलिटी रेट भी दे रखी है कि बाल मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। पहला ये कह रहा है कि अब 2011 में हुई थी जनगणना, ये कहा गया था कि हर जो है 10 साल पे जो है देश में जनगणना होगी, इस हिसाब से 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना आने के कारण जो है अभी ये वाला अभी तक हो नहीं पाया। 2021 में जो है जनगणना नहीं हो पाई, 2023 चल रहा, अभी भी जनगणना नहीं हो पाई है। तो जो पुराना वाला अपना जनगणना हुआ था, पिछला वाला 2011 में हुआ था, उसके अनुसार लिंगानुपात पूछा जा रहा है। लिंगानुपात का मतलब है कि मान लीजिए 1000 जो है पुरुष हैं, 1000 मेल हैं अगर जनसंख्या में, तो उसके सापेक्ष कितनी महिलाएं हैं 1000 में, मान लीजिए कितनी है, यही पूछा जा रहा है कि 900, 1000 पे 990 महिलाएं देश में थी 2011 में, या 950 थी, या 941 थी, या इनमें से कोई नहीं थी। तो आपके अनुसार क्या था, अगर आपको पता है तो बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात था 950।
43 था, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 943 थी। तो ये देश का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसी में ये आता है कि केरल की लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है देश में। राज्य में अगर स्टेट में देखेंगे तो केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है देश में, और हरियाणा राज्य में जो है, हरियाणा राज्य में सबसे कम है, लिंगानुपात सबसे कम है। तो इस तरह से जो है ये जो हमारा राइट आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, ना तो 940 है, 950 है, 941 है, क्योंकि है 943 लिंगानुपात। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर से क्या मतलब होता है। हमने कहा ना कि शिशु मृत्यु दर भी इसमें है, जिसको IMR भी कहते हैं, यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट या शिशु मृत्यु दर उसे कहते हैं, यानी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसकी जो दर होती है। मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1000 में से जो है 30 बच्चे जो है 1 साल की भी आयु तक जिंदा नहीं रह रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है, किसी भी कारण से हो जा रही है, तो वो जो संख्या होती है, वो जो दर होती है, उसी को जो है शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। फिर मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए 1000 बच्चे जो है एक महीने में किसी भी टाइम काल में 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से जो है 30 बच्चे या 34 बच्चे ऐसे थे जो 1 वर्ष की भी आयु तक जीवित नहीं रहे। तो ये जो संख्या थी, जो 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे मर गए, उनको जो है कहा जाता है शिशु मृत्यु दर या IMR कहा जाता है। एक होता है चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट भी होती है, CMR भी होती है, यानी चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट अलग है, IMR मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर अलग है। इसमें 0 से लेके 1 साल तक आता है IMR में, और इसमें कहा जाता है 1 से लेके 5 साल तक आता है CMR में, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट में। इसी प्रकार MMR होता है, यानी मदर मोर्टिलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर भी इसी में एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसी जो है प्रेगनेंसी की वजह से जो है जो महिलाएं मर जाती हैं, जो माताएं मर जाती हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उस दर को जो है MMR कहा जाता है। तो ये सारा चीज़ था शिशु मृत्यु दर से हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारा आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे NCPCR कहा जाता है, ये कब बना था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये 2000 एक्ट जो बना था, बाल यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 में बना था, 2005 में बना था। मैं ये आपको थोड़ा सा गेस दे रहा हूँ कि आप इसमें ऑप्शन आप लगा लीजिए, 2005, 2006, 2007 या 2008 में कब बना भाई। इसका जो मुख्यालय है ये है दिल्ली में, नई दिल्ली में मुख्यालय, ये भी बता दे रहा हूँ। जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है ये दिल्ली में है, दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय। अगर एग्जाम में पूछेगा जाएगा तो ये भी आप बता दीजिएगा। NCPCR का पूरा मतलब क्या है। NCPCR का पूरा मतलब होता है कि नेशनल, एल से हो गया नेशनल यानी राष्ट्रीय, C फॉर कमीशन, P फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, C से चाइल्ड, R से राइट मतलब अधिकार, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में इसका एक्ट बना था। इसी एक्ट के अनुपालन में ये आयोग बनाया गया था। इस आयोग का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गठन करने में इनको 2 साल लग गए थे, यानी 5 में ये अधिनियम बना था और 7 में जाके जो है ये आयोग बना था। तो आज का इस वीडियो हमारा जो है बाल सुरक्षा से संबंधित हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है उसका प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो